Hello students, hope you are all fine and healthy. Let's start our chapter number 18 today, which is about price rise and consumer awareness. Now, price rise is a part of the economy. It is very much necessary. If the price does not rise, then the economy will not move further. But if unnecessary and unwanted price rise happens, then it becomes obstacle for the economy. So it's necessary also, beneficial also, but it is an obstacle also. So we have to study both the phases. Also, how is the consumer awareness is to be created, so that the consumer knows कि कितना प्राइस राइज चल सकता है, कितना प्राइस राइज नहीं चल सकता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको बताना पड़ेगा. तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ. तो अगर किसी भी प्रोडक्ट के हम प्राइस की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जैसे कि हम बात करें, अगर रॉ मटेरियल कलेक्ट किया तो रॉ मटेरियल का प्राइस, फिर उसके बाद प्रोसेस किया गया तो उसका प्रोसेस का प्राइस, मशीनरी बाई की है तो उसका इंटरेस्ट रेट, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी, transportation cost, everything is added, then profit margin is added, and then it is being sold out to the wholesaler. Now wholesaler adds his own profit and sells it to the retailer. Then the retailer provides you the final product after adding his profit margin. So when you get the product, it is being doubled, the price is being doubled. So how to reduce that price, क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो के जो प्राइस आया है वो काफ़ी ज़्यादा एडिशंस के साथ आया है, और आपको काफ़ी ज़्यादा, आपके जेब पे काफ़ी ज़्यादा भार पड़ता है उसका. रीज़न क्या होते हैं? दो रीज़न है मेन. पहली बात, जो इंस्टेंट डिमांड क्रिएट होती है उसके लिए इंस्टेंट सप्लाई नहीं है, राइट. तो उस वजह से प्राइस राइज हो जाता है. दूसरा, शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड कंपेयर टू द सप्लाई, कंटिन्यूस प्राइस राइजेस सीन. अब क्या क्या रीज़न है? नंबर वन, अगर आपके इकोनॉमी में मॉनेटरी सप्लाई जो है वो बढ़ गया, अब ये डेफिसिट को रिप्लेस करने के लिए नया मनी जनरेट किया, पहली बात. दूसरा, सर्कुलेशन में मनी जो है वो इंक्रीज़ हो गया. तीसरा, ट्रांजैक्शन जो है मनी मार्केट में बढ़ गया, या फिर डेप्ट पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया. ये सब कुछ आपको इन पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन किया हुआ है. पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन आपका ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं है, तो शॉर्टेज क्रिएट होता है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है. एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट आपका, आप अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने की वजह से, बट आपकी खुद के कंट्री में डेफिसिट क्रिएट हो गया और सप्लाई की कमी हो गई, और इस वजह से अगेन प्राइस राइज. रॉ मटेरियल जो है वो हाई कॉस्ट पे मिल रहे हैं, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है अपने आप ही महंगा हो गया. ब्लैक मनी अगर आप सर्कुलेट कर रहे हो मार्केट में, जिस पे आपको टैक्स भरना नहीं है, जिसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं करते हो, अगर आप ब्लैक मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर ब्लैक मनी को सर्कुलेट कर रहे हो, तो अगेन महंगाई बढ़ गई. गवर्नमेंट ये ध्यान में रखते हुए कि कुछ सपोर्ट प्राइजेस उसने जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किए, तो एग्रीकल्चरल क्रॉप को प्रोवाइड किए, तो उस तरह से भी कई बार प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं. नेचुरल फैक्टर्स, अगर कभी कोई नेचुरल कलामिटी आ गई और उसकी वजह से इतना ज़्यादा सप्लाई है ही नहीं, तो ऑफकोर्स अपने आप प्राइस बढ़ जाता है. स्मगलिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, चुपके से हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में कहीं पे स्मगल करना, बेच देना. सेकेंडली, होर्ड, र्यूमर्स फैला देना और आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट कर देना. ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करने के बाद उसे ज़्यादा भाव पे बेचना, उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं. ठीक है, ये तो हो गए रीज़न क्यों बढ़ता है. बीच में एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ इन्फ्लेशन. प्राइस राइज इन्फ्लेशन तब कहा जाता है जब अचानक सारी चीज़ों के इकोनॉमी में रेट्स जो हैं वो बढ़ने लगते हैं. excessive amount of money is used on comparatively less commodities. कमोडिटी का क्वांटिटी बढ़ा नहीं है बट उसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसे इन्फ्लेशन का सिचुएशन कहते हैं. क्यों प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए? ऑफ कोर्स प्राइस को क्यों कंट्रोल करना चाहिए कि जो ये विशेष साइकिल है प्राइस राइज का, इसकी वजह से क्या होता है, जो लोग पे कर सकते हैं वो तो पे कर देंगे, पर जो लोग पे नहीं कर पाते हैं, पुअर पीपल, उनकी लाइफ जो है वो दयाजनक होती जा रही है. सेविंग का रेट कम हो जाता है क्योंकि हर चीज़ महंगी है, तो आप कुछ बचा ही नहीं पा रहे हो, और ना ही कैपिटल जनरेट हो रहा है. कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स आपकी जो सेविंग्स है, आप इंडिया में या फिर हमारी इकोनॉमी में गरीबों के जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होता जा रहा है धीरे धीरे.
क्यों? क्योंकि इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो रहा है और इस वजह से एक नया ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। नेसेसरी गुड्स जो हैं उनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज़ हो रहा है कंट्री में और वो एक्सपेंसिव हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इम्पोर्टेड गुड्स इसीलिए चीप हो जाते हैं, तो इम्पोर्ट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट और उसकी वजह से भी प्राइस राइज होता है। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का, पुअर लोगों का और ज़्यादा घट जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राइस राइज को कंट्रोल में रखा जाए। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो मॉनेटरी मेजर, गवर्नमेंट अगर मॉनेटरी मेजर्स लेगी उसके थ्रू, जैसे कि आरबीआई अगर चाहे तो मनी का सर्कुलेशन कम कर सकती है। दूसरी तरफ जो अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैं उन्हें रोकने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाए। तीसरा, बैंक के रेट पे, कमर्शियल बैंक के रेट पे, लेंडिंग रेट पे इंक्रीज़ कर दिया जाए। रिज़र्व फंड में जो बैंक्स के रिज़र्व फंड मेंटेन करने हैं उन्हें बढ़ा दिया जाए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में बेचा जाए। इस तरह से आप प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। फिस्कल मेजर्स, पहले अगर गवर्नमेंट जो है वो मनी का सप्लाई ही रिड्यूस कर दे। दूसरा, टैक्सेशन जो है, गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दे। पब्लिक का जो लोन पॉलिसी है उसमें कंपलसरी सेविंग प्लान इंट्रोड्यूस कर दे या फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। ज़्यादा टैक्स अगर लग्जरी आइटम्स पे क्रिएट कर दे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल, जो प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड है उन्हें बढ़ावा देने के लिए और जो लग्जूरियस आइटम है उन पे कम, उन पे ज़्यादा टैक्स डाल के वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं, अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। प्राइस रेगुलेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हम ऑलरेडी 18 चैप्टर में देख चुके हैं। फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लोगों को, जो लोग गरीब हैं उन्हें आसानी से एसेंशियल कमोडिटीज़ मिल सकें वो प्रोवाइड करना चाहिए। जो बाकी का बेस प्राइस है, जो डिफरेंस है, वो गवर्नमेंट पे करती है और उसे सब्सिडी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज़्म, कुछ एक चीज़ों की जो प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है और अगर जो सप्लायर्स हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो उस रेट पे नहीं बेचते हैं, उससे ज़्यादा रेट मांगते हैं तो उन्हें पासा के अंडर पनिश किया जा सकता है। ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जागो ग्राहक जागो यहाँ पे कहा गया है। जो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनके पास नॉलेज नहीं है उन्हें उल्लू बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसीलिए मिडिल मैन बहुत सारे होने के वजह से उन्हें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। यहाँ पे सिस्टम जो है वो कंज्यूमर एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़, राइट, एट अ रीजनेबल प्राइस इज़ नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सी द सिस्टम जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंज्यूमर बाइज इन ल्यू ऑफ मनी, पैसा देने के बाद जो गुड्स और सर्विसेज वो खरीद रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है, उसका वेट प्रॉपर है और रीजनेबल प्राइस पे है, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहा जाता है। कंज्यूमर राल्फ नडार, उन्हें कंज्यूमर मूवमेंट का पायोनियर माना जाता है। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर इज़ अवर मोटो, कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जैगरेशन है क्योंकि इन सब को एक्चुअली कोई नहीं मानता है, सब के सब अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किस तरह से किया जाता है? तो ओवर प्राइसिंग से, क्वालिटी जितनी प्रॉमिस की थी वो नहीं देने से, अडल्टेड गुड्स देने से, मिलावट वाले गुड्स, अनसेटिस्फैक्ट्री आफ्टर सेल सर्विस को कहा गया था कि वारंटी पीरियड इतना है, फ्री सर्विसेज दी जाएंगी, बट फिर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिख देते हैं। तो इस तरह से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। कंज्यूमर क्यों एक्सप्लॉइट होता है? नंबर 1, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारा इग्नोरेंस जो है, हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, हमारी इलिटरेसी जो है, कई बार यही कारण बन जाती है हमारे एक्सप्लॉइट होने का। दूसरा, हमारे पास इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, राइट, वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट मच एंड देन वी इग्नोर एवरीथिंग एल्स, सो दैट्स वाई। सप्लाई लिमिटेड है मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ जैसी मिल जाती है हम ले लेते हैं, तो हम कई बार खुद ही उल्लू बनने के लिए तैयार रहते हैं। कंपटीशन लिमिटेड है, एक ही चीज़ मिल रही है, एक ही प्रोड्यूसर है, लिमिटेड प्रोड्यूसर है, तो जो मिल रहा है वही लेना पड़ेगा मोनोपोली मार्केट में, ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे चीटिंग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन की बात सबसे पहले अर्थशास्त्र में कही गई थी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जहाँ पे ट्रेडर का मिसबिहेवियर बताया गया था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी, उन्होंने 4 राइट्स दिए थे कंज्यूमर के 15 मार्च 1962 में, और इसी वजह से 15 मार्च जो है वो वर्ल्ड कंज्यूमर डे की तरह
सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 16 अप्रैल 1985 8 बेसिक राइट्स उन्होंने यूएन ने इंट्रोड्यूस किए कंज्यूमर्स के लिए। नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ पे भी 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1988 18 फरवरी को साइन हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ। 1993-2002 में बहुत सारे और भी अमेंडमेंट्स आए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन 1986, उसके बारे में बहुत सारे प्रोविजंस वहाँ पे बनाए गए। अब लेजिस्लेशन जो है वो कंज्यूमर राइट्स से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर सर्विस से रिलेटेड, नंबर 1, अगर किसी इंसान ने किसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी के टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर एक इंसान ने पेमेंट किया है या फिर प्रॉमिस किया है कि वो पेमेंट करेगा या फिर एग्री किया है कि कोई ऐसा मोड ऑफ पेमेंट जहाँ पे परचेज़ के बदले में कमोडिटी के परचेज़ के बदले में पेमेंट का कोई मोड प्रॉमिस किया है, उसे कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है। दूसरा, who pays the value of the product either in the form of installment or by hire purchase or hires a service, either receives a service, is called a consumer. But if any person sells a purchased product for business or commercial purpose or provides free of cost services or the services under personal service agreement, they are not covered under this legislation, and that's why they are not protected. Okay.